नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 28 फरवरी के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आज के करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपडेटेड नोट्स, जो कि नया पाठ्यक्रम हमारा अपडेट हुआ है उसके अनुसार आपको नोट्स लेने हैं, तो अभी चल रहे हैं प्री बुकिंग के ऑफर जो कि 1295 के हैं। आप चाहें तो इसको एग्जाम गुरुजी के ऐप प्लेटफॉर्म से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या तो हमारे जो नीचे दिए गए 2 नंबर हैं इनमें व्हाट्सअप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। इसकी डेमो फाइल भी आप ले सकते हैं। ये ऑफर केवल 3 मार्च तक के लिए है। इसके बाद जो इनके रेगुलर प्राइस होते हैं हमारे 1695 हो जाएंगे। साथ में जिन्होंने एमपीजीके की बुक पहले से परचेज कर ली, क्योंकि इसको हमने अभी 10 दिन पहले लॉन्च किया था, तो यदि किसी ने परचेज कर ली है तो वो हमारे जो नीचे दिए गए नंबर है इन पर संपर्क कर लें। उसका भी सोल्यूशन बता दिया गया है। जो भी उनका एमपीजीके के जो प्राइस उन्होंने पहले दे दिए थे उतना माइनस करके उनको बाकी का पेमेंट करना है। पेमेंट की प्रोसेस क्या है ये आपको एग्जाम गुरुजी के जब नंबर पे कॉल करेंगे तो बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन करी है और नहीं दे रहे हैं तो सभी लोग देना प्रारंभ कर दें, क्योंकि इसका हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। लमसम अभी ये मान के चलो यदि लगभग 650 के आसपास लोग हैं, जिनमें से टेस्ट देने वालों की संख्या मात्र 32 से 35 लोगों की है। ये बहुत कम आंकड़ा है। और ये आप यदि 600 प्लस हमारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं और 32 से 35 लोग दे रहे हैं, तो ये एक चिंताजनक बात है। ये हमारे लिए कम है, आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन होने वाला है वो किस स्तर का होने वाला है ये आपको अंदाज़ा नहीं है अभी। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग टेस्ट दीजिए और उसमें रेगुलर रहिए। शुरुआत करेंगे आज के विचारों के साथ, और आज का विचार जो है सर आइजैक न्यूटन का है। सफलता का राज कोई जादू नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और भरपूर कोशिश है। यदि आप निरंतरता है आपके अंदर रेगुलरिटी है, आप अपने जो भी आपके एम है उसको लेकर के आप रेगुलर हैं और साथ में अपना अभ्यास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। और वहीं से धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और एक दिन वो कॉन्फिडेंस हमें ले जा करके जो लक्ष्य हम ले करके चलते हैं उस लक्ष्य को हम अपने पा लेते हैं। तो इन्हीं लक्ष्यों के साथ शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न की। एक अच्छा प्रश्न है कि पीएम मित्र पार्क बनाने की जो कार्य योजना चल रही है भारत सरकार की, वो लगभग कितने राज्यों पे कार्य कर रही है, कितने पीएम मित्र बना रही है सरकार। तो ये जो बना रही है पीएम मित्र वर्तमान में भारत सरकार, ये 7 पीएम मित्र बना रही है। जब पीएम मित्र की बात होगी तो अभी हुआ क्या है, सरकार ने अभी क्या किया, जो भारत मंडप है दिल्ली में, यहाँ पर भारत टेक्स 2024 का क्या किया, पीएम के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। अब ये क्या है, ये है कि हमारे पूरे विश्व स्तर पे टेक्सटाइल का एक कार्यक्रम है जो कि हमारे कपड़ों से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी उसके मैन्युफैक्चरर होते हैं, साथ में उसकी जो ट्रेडिंग करते हैं कपड़ों की, और बायर होते हैं, सभी लोग वहाँ पे जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और जब ये एक साथ आते हैं यहाँ पे, सबसे अच्छी बात यह है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की, भारत टेक्स 2024 की, कि इसमें जो विशेष लोग कलाकारी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि टेक्सटाइल में आपका बुटीक भी आता है, तो आपके रेमंड के सूट भी आते हैं, तो आपका ब्लैकबेरी का सूट भी आता है, एरो की शर्ट्स भी आती हैं, तो आपके पास खादी की शर्ट और कुर्ते भी होते हैं। तो वहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि जो हमारे क्या कहते हैं कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो हमारे बुटीक से जुड़े हुए हैं, ये सभी के सभी क्या है, छोटे छोटी जगहों के लोग होते हैं। तो सरकार इनको भी वहाँ पे जो बड़े एम्पायर होते हैं उनके बीच में खड़ा कर रही है ला करके, कि आप इनकी रिक्वायरमेंट के समझो, इनके अनुसार आप क्या करो, कंपीट कर पाओ ताकि मार्केट से। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वर्तमान में टेक्सटाइल में वो यही है, हमारा जो खादी उद्योग है, या हमारे जो जैसे उज्जैन का बटिक प्रिंट हो गया, महेश्वर की साड़ी हो गई, तो इनके पीछे रहने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये एक तो कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी महंगी पड़ जाती है इसकी, लेकिन इन्हें वो मार्केट नहीं मिल पाता। ये जो वर्तमान की एक तरह से मार्केट की डिमांड होती है उससे नहीं जुड़ पाते, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मशीनरी भी एक रीजन है। तो सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसको हम किस प्रकार से क्या कर सकें, कम कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों के साथ सरकार ने भारत टेक्स 2024 और साथ में पीएम मित्र योजना चालू करी है। तो भारत की यदि कपड़ा बाजार की बात करी जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो करंट की जीडीपी है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 2.3% का इसका योगदान होता है।
औद्योगिक उत्पादन में 7% का होता है, निर्यात में हमारे 12% का होता है, और ये देश में 21% से अधिक लोगों को क्या देता है, रोजगार देता है। यानी 100 में से 21 लोगों को हमारे यहाँ कपड़ा उद्योग में रोजगार मिलता है। रोजगार कई प्रकार का हो सकता है। रोजगार का एक तरीका कपास के उत्पादन से लेकर के जब उसके कपड़े में उसको ढाला जाता है, उसकी कताई की जाती है, वहाँ से लेकर के जब वो बन जाता है और एक दुकान में पहुँचता है, तो वहाँ पर जो आपको कपड़े दिखाते हैं वो भी एक रोजगार होता है जो कि कपड़े उद्योग से जुड़ा होता है। एक व्यापारी कपड़े बेचता है, लेकिन वहाँ पे आपको जो कपड़े दिखाने वाले होते हैं कहीं ना कहीं उनको भी रोजगार मिलता है। तो एक उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो धीरे धीरे जा रहा था। भारत टेक्सटाइल के लिए बहुत जाना जाता। हमारे यहाँ से कच्चा कपड़ा जाता था और वापस से शर्ट बन के आती, तो जो कपड़ा हमारा यहाँ से 200 से 300 रुपये में जा रहा है वो वापस से आके 3000 रुपये में डायरेक्ट शर्ट कन्वर्ट हो रही है। तो सरकार ने इस चीज़ को समझा कि बीच में जो प्रॉफिट है ये लेकर के कौन जा रहा है, तो हमको इसको कैसे भारत पे ही रोक के रखना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ बात करी जाए तो भारत की जो पूरी दुनिया में 6% की हिस्सेदारी है, वैश्विक हिस्सेदारी, किसमें, टेक्निकल टेक्सटाइल में। यानी हमारा विश्व में कपास और जूट के हम सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। यदि बात करी जाए तो देखो, ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है ये होता क्या है, जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और कृषि, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं उनमें ये अनुप्रयोग किए जाते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश है। विश्व में हाथ में जो बुने हुए कपड़े होते हैं उनकी यदि बात करी जाए तो हमारी 95% की हिस्सेदारी है। आपने चंदेरी की साड़ी, महेश्वर की, या आपने क्या कहते हैं उज्जैन का जो बुटीक है, क्या बोलते हैं इसको, ये उसको आप देख लें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें हाथ से जुड़े हुए लोग हैं। ये पूरी की पूरी एक महंगी इसीलिए होती है क्योंकि हाथ से इसकी आज भी पुराने तरीके से बुनाई की जाती है। कपड़ों का रंग से लेकर के सब कुछ वही पुरातन परंपरा से होता है, तो वो स्वाभाविक रूप से मशीन का जब यूज नहीं होगा तो उसका प्रोडक्शन औरों से कम रहता है, लेकिन क्वालिटी के मामले में बात करी जाए तो आज भी उसका कोई तोड़ नहीं है, और ये इसी वजह से महंगी हो जाती है। तो भारत जो है दुनिया में आज भी 95% की हिस्सेदारी रखता है जो कि कपड़े हाथ से बुने गए होते हैं। भारतीय कपड़ा बाजार की बात करी जाए 2014 में 7 लाख करोड़ रुपए था, जो कि वर्तमान में 12 लाख करोड़ रुपए का क्या कर गया है, क्रॉस कर गया है। यानी कपड़ा और परिधान उत्पादन में हमारी जो 25% की हमारी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और सरकार इस क्षेत्र में नए नए BIS मानक को क्या कर रही है, निश्चित कर रही है, ताकि उस मानक के अनुसार कपड़ों का हमारे यहाँ निर्मात हो सके। और वर्तमान में FDI में सबसे ज़्यादा 10 वर्षों के अंदर इस FDI में भी दुगना हुआ, यानी फॉरेन लोग इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बात करें 7 जो मित्र पार्क हैं इनकी, तो ये आया हमारा भारत। भारत में आप बात करोगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये जो बाकी के राज्य हैं, साथ में हम जोड़ लेते हैं अपने मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में जो टोटल यदि 7 मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, तो आपसे आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो टेक्सटाइल से, एक तो टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है मित्र पार्क योजना, ये हमें याद रखनी है। दूसरी बात ये रखनी है कि भारत के कितने राज्यों में इसको कितनी जगह ओपन किया जा रहा है या इसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो 7 राज्यों में, 7 जगहों पे। 7 जगहों में से मध्य प्रदेश में कहाँ है, मध्य प्रदेश में धार है। धार लगा हुआ किससे है, धार लगा हुआ है इंदौर से, निमाड़ से, ठीक है। तो इंदौर अपना जो है पूरा का पूरा टेक्सटाइल का एक बेल्ट है मध्य प्रदेश का। कपास पास में होता है, तो हमारे यहाँ देखिए जहाँ पर जिस चीज़ का उत्पादन होगा उद्योग भी उसके आसपास ही जनरेट होंगे। जब आप बात करोगे सीमेंट उद्योग की, तो सीमेंट उद्योग कटनी की तरफ आपको ज़्यादा मिलेगा। सतना, कटनी और जो रीवा हो गया, आपका विंध्यन क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में सीमेंट का हमारे यहाँ फैक्ट्री या प्लांट सबसे ज़्यादा डलते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन जो होता है वो उधर ही मिलता है, तो उद्योग भी स्वाभाविक रूप से वहाँ डलेंगे। इसी प्रकार से जब आप कपास की बात करोगे तो मालवा बेल्ट में आपको कपास का उत्पादन मिलता है। तो और साथ ही में ये बॉम्बे से लगा हुआ था, उसका भी है, क्योंकि महाराष्ट्र पास में लगता है, तो महाराष्ट्र में भी कपास का उत्पादन होता है। तो इंदौर एक ऐसी जगह धीरे धीरे हब बन गई जहाँ पर टेक्सटाइल का सबसे ज़्यादा क्या किया, मार्केट बनाया गया। तो धार भी जो ओपन किया जा रहा है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी है, धार के पास पीतमपुर लगा हुआ है। साथ ही में यहाँ पे आप ये बात, लॉजिस्टिक की सुविधाएं होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग राज्यों से हमारी सीमाएं लगती हैं, तो वहाँ पे हमें भी क्या होता है, एक मार्केट मिलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए धार में मित्र पार्क ओपन किया जा रहा है। देश के 7 में से एक मित्र पार्क हमारे मध्य प्रदेश के धार में है।
सात इसकी मित्र पार्कों की बात करें तो सरकार का जो लक्ष्य है 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,500 करोड़ के लगभग इसमें सरकार व्यय कर रही है, जिसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड्स हैं। ग्रीन फील्ड होता क्या है, आपसे यदि कभी भी पूछा जाए तो ग्रीन फील्ड मतलब ये होता है कि कोई भी जो उद्योग है या उद्योगपति एकदम जीरो से नई शुरुआत करता है तो हम उसको ग्रीन फील्ड्स कहते हैं। ब्राउन फील्ड्स वो होते हैं कि वहाँ पर पहले से ही क्या कहते हैं सुविधाएं उपलब्ध थीं, कुछ सुविधाएं पहले से उपलब्ध रही हैं तो वो ब्राउन फील्ड में आता है। तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, ये इसकी पार्कों की मंजूरी दी है सरकार ने 7 की, जो कि पीपीपी मॉडल पे हैं। और मित्र पार्क की बात करें तो यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर होगा। इंक्यूबेशन सेंटर आपको जानकारी होगी, एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि आप यदि कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं तो इंक्यूबेशन सेंटर में आप यदि कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप उसकी शुरुआत करना चाहते हैं और आपको उसके बारे में बस आपके पास एक प्रोग्राम है कि आप एक कह सकते हैं आइडिया है कि मुझे ये करना है और आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, तो आपको उसके लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, सबसे एक तरह से आपको लॉजिस्टिक की ज़रूरत होगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी जिसमें आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, नेटवर्क चाहिए, उसके लिए जो जो सुविधाओं की आवश्यकता होगी इस जगह पे आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, आपको सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि आपका जो एक तरह से स्ट्रगल टाइम हो किसी बिजनेस को खड़ा करने में, किसके कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आपको क्या ना करना पड़े, स्ट्रगल ना करना पड़े। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के मित्र पार्क जो होंगे वहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मार्केटिंग तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ये सरकार का उद्देश्य है। इससे कॉस्टिंग में कमी आएगी, कॉस्टिंग में जब कमी आएगी तो उसका जो लाभांश है वो स्वाभाविक रूप से उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो इसके लिए मेहनत करते हैं, तो लोगों की आय बढ़ेगी। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ सरकार ने 7वें मित्र पार्क की शुरुआत करी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, और आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां पर किया। तो जो केबल आधारित पुल है ये गुजरात में इसका इनॉग्रेशन किया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने द्वारिकाधीश के समुद्र में गोते लगा करके द्वारिकाधीश के दर्शन किए थे, द्वारिका नगरी के, तो वहीं पर उन्होंने सुदर्शन सेतु का क्या किया है, इनोग्रेट किया, देश को समर्पित किया है। 2.32 किलोमीटर का पुल है ये, और इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। बात करी जाए इसमें एम्स साथ में वहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम था, तो एम्स भी 5 नए एम्स खोले गए हैं जिसमें गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में है। बात करी जाए भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल की, तो वो पुल है अटल सेतु। अभी कुछ ही समय पहले मुंबई में इसको उन्होंने इनोग्रेट किया था, देश को समर्पित किया था। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसका नाम अटल सेतु भी है और साथ में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL भी बोला जाता है। बात करें हम पंबन ब्रिज की, जिसे इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, रामेश्वरम में है, पाक जो हमारा जलमरुमध्य है वहाँ पर है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। आप सभी लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये व्यक्तित्व हैं। इनका नाम है सुहास यतिराज, वर्तमान में IAS अधिकारी हैं और इनके फादर नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने तैयारी करी, IAS बने और IAS ये दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार में ही 2006-07 का था IAS का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो एक कहते हैं कि इनकी एक रूटीन में था बैडमिंटन, उसको भी उन्होंने आगे बढ़ाया और वर्तमान में स्वर्ण पदक इन्होंने एशिया कप में जीता है। साथ बात करी जाए इसमें साथ में और कौन से खिलाड़ी थे, तो सुहास यतिराज हो गया, प्रमोद भगत को आप जानते हैं ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इनका, कृष्णा नागर हो गया, इन सब ने मिलकर के देश को अलग अलग श्रेणियों में स्वर्ण पदक दिलवाया है। आगे की तरफ बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की कि मरियम नवाज ने पाकिस्तान के किस प्रांत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो इन्होंने ली है पंजाब प्रांत की। बाकी के जो ये प्रांत आपको दिख रहे हैं सब पाकिस्तान के ही प्रांत हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं रखनी है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कहलाएंगी ये। और ये जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ, उनकी बेटी हैं और PMLA एंकर की वहाँ की पार्टी है उससे जुड़ी हुई हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि फरवरी 2024 में एक दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये किसके लिए किया गया था, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। ये एक अच्छा प्रश्न है, हमेशा लग रहा है पेपर में ये पूछा जाना चाहिए। तो पर्पल फेस्टिवल जो था ये दिव्यांग जो हमारे होते हैं उनके लिए था, एक उनका कल्चरल फेस्टिवल था। पहले गोवा में आयोजित किया गया था, गोवा में काफ़ी अच्छा
वहाँ पे परफॉर्मेंस रही। तो जो हमारे दिव्यांग होते हैं उनको कला संस्कृति से जोड़ने के लिए उनके अलग अलग एक्टिविटीज़ थी, वो सब चीज़ें हुई। तो उसके बाद राष्ट्रपति भवन में इनके लिए एक दिन का प्रोग्राम रखा गया था। 8 से 13 जनवरी को गोवा में हुआ था। उसके बाद एक दिन का पर्पल फेस्टिवल राष्ट्रपति भवन में भी रखा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको विशेष महत्व दिया जा रहा है, तो आपसे एक तो प्रश्न ये बनेगा, पर्पल फेस्टिवल किसके लिए था? तो हमें याद रखना है दिव्यांगों के लिए था। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि इस फेस्टिवल का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखना, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। साथ ही में इसकी जो नोडल एजेंसी है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान है। यदि ये दोनों जगह दे करके प्रश्न घुमा के पूछेगा तो एमपीपीएससी ये प्रश्न बाद में डिलीट करेगा, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन जरूर देगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि जो नोडल एजेंसी है वो क्या है। ये इसकी नोडल एजेंसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान है, और इसको जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके सशक्तिकरण विभाग द्वारा ये आयोजन, इस उत्सव का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था। इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ रही हैं। और बात करें जब भारत में वर्तमान में दिव्यांगों की, तो हमारे जो पूरी विश्व के प्रमुख आंकड़े हैं उनमें देखी जाए तो भारत की 5 से 8% की जो आबादी है वो दिव्यांगता की श्रेणी में आती है। भारत में भी जो एनएसएसओ का मान है उसमें 2.2% अभी आबादी हमारी दिव्यांग है। और जो एनएफएचएस का 5वां सर्वेक्षण आया था उसके अनुसार भारत में भी 4.52% आबादी हमारी दिव्यांग है। जो वर्तमान में भी सर्वेक्षण चल रहा है वो 5वां सर्वेक्षण इसका चल रहा है। तो दोनों अलग अलग आंकड़े जारी करते हैं, और सरकार इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम क्या करके रखी है, चालू करके रखी है कि स्पार्क कार्यक्रम है, जिसका स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक इनका प्रोग्राम है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, ये चलाया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान, विशिष्ट निःशक्ता पहचान पोर्टल, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना और अद्वितीय पहचान पत्र, अलग अलग सरकार इसके लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार जो योजना है ये किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? तो ये जो योजना प्रारंभ की गई थी ये 2018 से की गई थी। सरकार ने अभी क्या है 2023 के लिए जो जैव विविधता पुरस्कार है उसके आवेदन मंगवाए हैं। तो अब जब पुरस्कार आएंगे तो हम पुरस्कारों की बात करेंगे, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई थी, और इसमें जुड़े हुए लोग अभी आवेदन कर सकते हैं। ये किन श्रेणियों में दिया जाता है? एक तो शासकीय जो संस्थागत संस्थान होते हैं उनको दिया जाता है, साथ में अशासकीय जो गवर्नमेंट नहीं होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है, साथ ही में यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है व्यक्तिगत श्रेणी में तो उसको भी दिया जाता है। अलग अलग श्रेणी में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार किसी भी प्रकार के, चाहे शासकीय हो या अशासकीय व्यक्ति हो, दोनों लोगों को दिए जाते हैं। किनको दिए जाते हैं? जो वन कृषि उद्यान की पशुपालन के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करते हैं या जैव विविधता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, उनको इसमें सम्मानित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। ये प्रश्न दूसरी बार आपके करंट अफेयर में आ रहा है। फरवरी 2024 में पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो किया गया था लेह लद्दाख में किया गया था। खबर में ये है कि मध्य प्रदेश में भारत के 2 व्यक्तित्वों ने क्या किया था, इसमें एथलीट्स के रूप में इनका चयन हुआ था और इन्होंने उस खेल को पूरा किया था। और ये विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन थी, और उसका दूसरा संस्करण था। मध्य प्रदेश के भोपाल के दोनों हैं भगवान सिंह और महेश खुराना, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। चयन में जो पूरा का पूरा एक समूह था उसमें शामिल हुए थे। भगवान सिंह की बात करी जाए तो भगवान दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले या उसको का टारगेट को पूरा करने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं। इसके अलावा अन्य भी ये कार्यक्रमों में रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में वन्य प्राणी योजना कब से प्रारंभ की गई थी? एक अच्छी योजना है, ये प्रारंभ की गई थी 2009 से। फिर से खबरों में है, लगातार रहती है। इसमें है ये कि यदि आपको वन्य प्राणियों में, यानी जो हमारे एनिमल्स होते हैं, आपको उनमें इंटरेस्ट है, आपके अंदर उनको लेकर के कुछ भावनाएं हैं, आप उनकी ले कुछ करना चाहते हैं, तो आप किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में जा सकते हैं मध्य प्रदेश के, और आप उनको गोद ले सकते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कुछ है कर्मचारी और लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे जो बाघ हैं उनको गोद लिया। गोद लेने के बाद ये होता है कि आप उसका पूरा खर्चा वहन करते हैं, तो सरकार पे इसका लोड कम आता है। साथ ही में लोगों को जो जानवर होते हैं उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करना होता है, तो उसके लिए भी वो क्या हो सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं।
तो वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे मध्य प्रदेश में जनवरी 2009 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। और इंदौर में भी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि जो जानवर होते हैं उनको गोद लेते हैं। गोद लेने के बाद वो आपके घर में नहीं रहेंगे, वो रहते राष्ट्रीय उद्यान में ही हैं। बस ये ध्यान रखा जाता है कि उसका खाने पीने से लेकर के उनके स्वास्थ्य के सारी चीज़ों की जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप उसको वहन करेंगे। और उसमें आपकी बाकायदे एक नेम प्लेट लगा दी जाती है कि इस व्यक्ति के द्वारा इसको गोद लिया गया है, और समय समय पर आपको उसके बारे में सूचित किया जाता है। आप जाते हैं तो आपकी मुलाकात भी करा दी जाती है। लेकिन विशेष बात यह है कि आपको जब वहाँ पे आपको बाकायदे इसमें एक जो राशि होती है मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन में आप देते हैं, आयकर मुक्त राशि होती है। आप जो 6 सदस्य होंगे तो आपको वहाँ पर किसी भी टाइगर सफारी में या कहीं जाएंगे तो आपके उसके चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये सरकार की तरफ से आपको सुविधाएं प्रदान की जाती। काफ़ी सारे लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया हुआ है, गोद लिया हुआ है। आज का एक जो सबसे अच्छा प्रश्न है वो ये है, तीसरा सबसे अच्छा प्रश्न है आज का ये। और मैं चाहूँगा कि आप इसकी जब PDF डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगी एग्जाम गुरुजी के, तो आप सभी लोग इस कंटेंट को जो आपकी विज्ञान पर्यावरण की आपकी जो बुकलेट्स है या नोट्स हैं वहाँ पे इसको ज़रूर अपडेट कर लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट है। स्वास्थ्य आपके सिलेबस में है, सरकार की योजनाएँ आपके सिलेबस में है, जो वर्तमान में बीमारियाँ हैं उसके लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएँ चला रही है वो आपके टॉपिक में है। तो उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि सरकार क्या है जो जापानीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान है ये प्रदेश के कितने जिलों में आयोजित कर रही है? तो ये कर रही है 4 जिलों में। 4 जिलों की बात करी जाए तो आपका भोपाल है, नर्मदापुरम है, इंदौर है और सागर है। ठीक, आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो पहली बात तो ये कि हमारे प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो राजेंद्र शुक्ल हैं, वर्तमान में ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा मंत्रालय और ये जो मंत्रालय होता है आपका हेल्थ मिनिस्टर होता है, इन दोनों को एक कर दिया गया है। डिपार्टमेंट पहले अलग अलग थे। तो इन्होंने अभी जापानीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ये किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो 4 जिलों में 1 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों को इसमें टीका लगेगा। पहले ये रायसेन और विदिशा में किया गया था और ये टीकाकरण निःशुल्क होगा। आपसे आगे चल के पूछा जा सकता है ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये याद रखना है कि क्यूलेक्स मच्छर जो होता है इसके काटने से ये बीमारी होती है। इसको बाद में जापानीज इंसेफेलाइटिस वेक्टर बोर्न डिजीज बोला जाता है। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। ये रुके हुए पानी में नहीं रहते, ये रात के समय काटते हैं। और जो हमारा साफ या स्वच्छ जल होता है, पानी जहाँ पे रुका हुआ होता है वहाँ पर भी ये होते हैं। इनका काटने का टाइम रात का होता है। डेंगू का मच्छर आपको कमर के नीचे काटता है और दिन में काटता है, बस इसमें ये अंतर है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। डेंगू आपका दिन में काटता है, ये आपका रात में काटता है। आईडीआई प्रजाति के विचरण करने वाले जो पक्षी और सुअर होते हैं इस बीमारी के फ्लेवी वायरस के प्रमुख संवाहक होते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी को पहली बार जापान में देखा गया था, इसलिए इसको जापानी बुखार भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। यूपी में काफ़ी इसको लेकर के एक बार कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी सारे बच्चों का देहांत हुआ था। उसके बाद ये एक तरह से टीकाकरण अभियान भी चालू हुआ। बहुत ही गंभीर और घातक बीमारी होती है, इसमें जान जाने की संभावना भी रहती है। जिस प्रकार से डेंगू जब आपको होता है तो आपके हड्डियों में दर्द होता है। इस संक्रमण के बाद आपका जो विषाणु जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपके मस्तिष्क और आपकी जो रीढ़ की हड्डी, आपका जो नाड़िका तंत्र होता है उसमें ये प्रवेश करता है और एक असहनीय दर्द आपको होता है। आपको सिर दर्द होगा, ब्रेन टिश्यूज या आपको इंसेफेलाइटिस की समस्या हो सकती है, कपकपी, तेज बुखार आ सकता है, क्योंकि लक्षण आपकी जो सिलेबस है उसमें भी है। बीमारी कौन सी है, लक्षण क्या है, सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, टीकाकरण कार्यक्रम, ये सब कुछ रहता है। इसको आप ध्यान में रखना है कि लक्षण क्या क्या होते हैं। डेंगू में आपके हड्डी तोड़ बुखार होता है, इसमें आपको ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें व्यक्ति को झटके भी आ सकते हैं, ये आपको हो सकता है उसमें लिखा हुआ मिल जाए। साथ में यदि आप उपचार नहीं कराते हो तो स्वाभाविक रूप से कोई भी बीमारी हो तो आप मृत्यु के पास जा सकते हो। उम्र आपसे पूछेगा तो 1 से 15 साल याद में रखना है। और इसमें लगभग जो 80% लोग होते हैं वो इसी उम्र के होते हैं, इसीलिए सरकार भी इसी उम्र के लोगों को टीकाकरण का अभियान चला रही है। इसमें टीका कौन सा लगता है? तो इसमें लगता है JE का टीका लगता है, सुरक्षित है, इसके द्वारा इसको धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है, निःशुल्क है और इस वैक्सीन की कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आपके आस पड़ोस में बच्चे हो तो उनको आप जरूर लोग एक बार उनको अवगत कर देंगे। पिछले दिनों हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सभी लोगों के आंसर आए थे। तो इसमें नौरादेही जो अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। 1975 में ये डेवलप हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। 1197 स्क्वायर एरिया है इसका। सागर दमोह जो अपना नरसिंहपुर है यहाँ से लगा हुआ है और
इसमें आपके जो आंसर आए थे शिप्रा उमराव के आए थे, आशीष जामरा हमेशा देते रहते हैं, राजकुमारी सिंह भी लगातार जुड़ी हुई, साथ में शुभम गौर भी हैं। तो ये जो है बात करी जाए तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। गंगा और जो नर्मदा का बेसिन है उसका ये हिस्सा है। यहाँ पर 275 प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पे पशु पक्षियों से मिला करके सभी की पाई जाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि केन नदी जो है सहायक नदी, कोपरा नदी, बामनेर नदी, बैरमा नदी केन नदी की सहायक नदी है। आशीष ने इसका आंसर काफ़ी अच्छा दिया है। साथ में राजकुमारी ने भी बताया कि यहाँ पर आपको चिलो झील और क्रोकोडाइल पॉइंट भी है और तेंदुआ यहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। और नीलकंठेश्वर गणराज पहाड़ी है, इस चोटी पर एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे आपको बताई है राजकुमारी ने। और साथ में यह तालाब जो है ज्वालामुखी शीर्ष पर बना है। 2023 में मई में टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। ये कंटेंट इन्होंने बिल्कुल अपडेटेड दिया है, इसको टाइगर रिजर्व में सम्मिलित कर लिया गया है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से ये जाना जाएगा। इसीलिए हमने ये प्रश्न दिया था और हम खोज रहे थे कि इसको अपडेटेड कौन देता है। तो जो शुभम है इन्होंने बिल्कुल आपको बताया है। हमने इसके बारे में आपको अपडेट भी किया था कि अब ये मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व होगा। तीनों को मिला करके बनाया गया है। आपसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं लेगा, लेकिन इसमें से जो एक वो निकलना है आपको नदी का पूछ सकता है, साथ में किन किन अभ्यारण्यों को मिला करके बनाया गया है ये पूछ सकता है। लेकिन आप सभी के आंसर मिले थे, एक प्रश्न था। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी अपडेट हो जाती हैं। आंसर्स आप सभी लोग जरूर दिया करें। एक प्रश्न है जो कि आपकी इकोनॉमी से, एमपी की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। लेटेस्ट प्रश्न है कि प्रदेश जो है हमारा देश में जो क्षेत्रफल के हिसाब से यदि आप बात करो, ठीक है, मध्य प्रदेश यदि देश के क्षेत्रफल के हिसाब से बात करी जाए तो जैविक खेती में प्रथम में है, ये सभी को पता है। लेकिन आपको ये बताना है कि देश का कितने प्रतिशत है जो हमारे यहाँ जैविक खेती होती है, वो पूरे देश की जैविक खेती का कितने प्रतिशत खेती मध्य प्रदेश में होती है। इसके बारे में आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। आपका एक टॉपिक है इकोनॉमी का कि मध्य प्रदेश, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान, ठीक है, जिसमें आपका इंडियन इकोनॉमी और एमपी की इकोनॉमी को कंपैरिजन करके पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी की यदि जीडीपी इतनी है, एमपी की इकोनॉमी की इतनी है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको कंपैरिजन करके रखना होगा। तो इसी क्रम में है, तो जुड़ा हुआ प्रश्न है इससे। तो आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। एग्जाम गुरुजी के प्री के नोट्स लॉन्च हो चुके हैं, आप इसकी एडवांस बुकिंग ले सकते हैं। 1295 रुपये का भी प्राइस रखे गए हैं 3 मार्च तक के लिए। जिन्होंने MPGK की बुक ले ली है 349 की, वो इसको माइनस करके पेमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, आपको जानकारी मिल जाएगी। और साथ में टेस्ट जरूर देना है, डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।